1 बजे रात को मेरे बगल वाले पड़ोसी ने मुझे फ़ोन किया, पूरी तरह से बौखलाया हुआ। जो भी हो, किसी को भी दरवाज़ा मत खोलना। मैं चौंक कर जाग गई। मैं उससे पूछना चाहती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन कॉल कट गई। और फिर दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तकें शुरू हो गई, लगभग 5 मिनट तक लगातार, और फिर चुप्पी। मैंने साहस इकट्ठा किया, पास गई और झिड़की से देखा। जो मैंने देखा वह मुझे पीछे धकेल दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ज़रा चेक करें कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। हमें यह जानकर खुशी होगी कि हमारी कहानियाँ कितनी दूर तक पहुँचती हैं। मैं रात के बीच में एक झटके से जाग गई। घर में एक गहरी चुप्पी थी, लेकिन मेरे कानों में मेरा दिल युद्ध के ड्रम की तरह धड़क रहा था। और फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे नींद से किसने उठाया है। फ़ोन की घंटी एक तेज़ और चुभने वाली आवाज़ में बज रही थी, रात के 1 बजे की चुप्पी को चीरती हुई। मैं लड़खड़ाते हुए बिस्तर से उठी और मेज़ से फ़ोन उठाया। स्क्रीन की नीली रोशनी मेरी आंखों को चुभ रही थी। एक जाना-पहचाना नाम दिखाई दिया, दादी लता, जो सामने वाले घर में अकेली रहती थीं। मुझे पता था कि लता कभी भी इस समय मुझे नहीं बुलाएंगी, जब तक कि कुछ वास्तव में बुरा न हो रहा हो। मैंने स्क्रीन पर उंगली घुमाई। मैंने फ़ोन को कान से लगाया। मेरी आवाज़ सोने के कारण अभी भी भारी थी। लता। दूसरी ओर कोई सामान्य अभिवादन नहीं था, बस भारी-भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। उसकी आवाज़ ज़ोर से काँप रही थी। वह एक हताश फुसफुसाहट में बदल गई, जैसे उसकी गर्दन पर कोई चाकू हो। ऐश्वर्या, मेरी बात सुनो। जो भी हो, भले ही तुम क्या सुनो, दरवाज़ा किसी को मत खोलना। यह चेतावनी मेरे मन में गहरी बैठ गई। मेरी पीठ में एक सिहरन दौड़ गई। क्या हुआ लता? तुम कहाँ हो? मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन वाक्य पूरा करने से पहले एक तेज स्टेटिक की आवाज़ लाइन में गूंज गई, और फिर कुछ नहीं। कॉल कट गई। ठीक उसी पल मुख्य दरवाजे पर एक गहरा धक्का सुनाई दिया। मेरा दिल रुक गया। मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया। 2 और धक्के। यह किसी शिष्ट व्यक्ति की दस्तक नहीं थी। ये पूरी ताकत से नियमित और लगातार थपकियां थीं। हर धक्का मेरे सीने पर जैसे एक हथौड़ा चला रहा था। मैं चुपचाप बेडरूम से बाहर निकली। मैंने दीवार के ठंडे हिस्से से कान लगाकर सुना। आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, जिससे मेरा पूरा शरीर हर धक्के के साथ थरथराता था। साहस इकट्ठा करते हुए मैंने जोर से चिल्लाया, कोशिश करते हुए कि मेरी आवाज़ डर से न टूटे। कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। बस दस्तकें लगातार जारी रहीं, जैसे वो कभी रुकने वाले नहीं थे। डर ने मुझे घेर लिया। मैं सीढ़ियों के पास दौड़ी। मैंने ऊपर की अंधेरी मंजिल की ओर देखा और चिल्लाई, आर्यन, क्या तुम सुन रहे हो? आर्यन, माँ के पास आओ। सिर्फ भारी चुप्पी ने मुझे जवाब दिया। आमतौर पर सबसे छोटी आवाज़ भी उसे जगा देती। यह क्या हो रहा था? बेचैनी से मैंने लिविंग रूम में दौड़ लगाई, टैबलेट उठाई, सुरक्षा कैमरे की ऐप खोली, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह काली थी। बीच में एक ठंडी टेक्स्ट लाइन, बिना कनेक्शन के। मैंने कई बार स्पर्श किया, लेकिन यह बेकार था। चारों कैमरे ऑफलाइन थे। मैंने पोर्च की लाइट का स्विच चलाया। मैंने कई बार उसे दबाया, लेकिन अंधेरा वैसा ही बना रहा। बाहर का बल्ब जल गया होगा। मुझे याद नहीं था कि मैंने आखिरी बार कब चेक किया था। सब कुछ मेरे खिलाफ था। मैं पूरी तरह से अलग-थलग, अंधी और बाहरी थी, जो मेरे अपने घर के ठीक बाहर हो रहा था। मैंने फिर से लता का नंबर डायल किया, यह प्रार्थना करते हुए कि वह उठाए और मुझे बताए कि क्या हो रहा है। फ़ोन लगातार बजता रहा जब तक कि वह अपने आप कट नहीं गया। कोई और विकल्प नहीं था। मैंने इमरजेंसी नंबर शौर डायल किया। मेरी आवाज़ कांप रही थी जैसे ही मैंने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरे घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। पाइन स्ट्रीट, नंबर 14 पर। ऑनपिटर ने मुझे आश्वासन दिया कि वे तुरंत एक गश्ती भेजेंगे। ठीक जब मैंने कॉल काटी, दस्तकें रुक गईं। अचानक, ये अचानक का सन्नाटा पिछले शोर से भी ज़्यादा डरावना था। यह सब कुछ तना हुआ था जैसे एक तार। वे चले गए थे या किसी और तरीके से अंदर जाने का रास्ता खोज लिया था। एक अजीब उत्तेजना, एक पागल जिज्ञासा
जो डर से भी ज्यादा मजबूत थी, मुझे दरवाजे तक ले गई। मेरी हाथ दरवाजे के ठंडे नॉब को छूने में कांप रहा था। मैंने गहरी सांस ली। मैंने अपनी आंखें मजबूती से बंद कीं और फिर धीरे धीरे अपने चेहरे को झिड़की के पास लाया। जो मैंने देखा वह मुझे चिल्लाने पर मजबूर कर सकता था। आर्यन का चेहरा, मेरा बेटा वहीं था, पूरा दृश्य भरता हुआ, लेकिन वह मेरा बेटा नहीं था, वह आर्यन नहीं था। उसके गर्म मुस्कान और दयालु आंखों के विपरीत उसकी आंखें बहुत खुली, खाली, बिना जीवन की थीं। उसके मुंह की कोर एक अजीब मुस्कान में मुड़ी हुई थी, एक खाली हंसी बिना किसी भावना के, और उसके पीछे अंधेरे में धुंधली 4 लंबी आकृतियां थीं। वे काले चादरों में थे, जिनके हुड उनके चेहरे को पूरी तरह से छिपा रहे थे। पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े थे। मैं पीछे की ओर गिरी, दीवार से टकरा गई। मैं दूसरी बार देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह दृश्य बहुत भयानक था। यह मेरी आंखों में कैद हो गया। कुछ मिनटों बाद पुलिस की सायरन दूर से सुनाई देने लगी, तेजी से करीब आते हुए लाल और नीली रोशनी के साथ। पाइन स्ट्रीट नंबर 14 के खिड़की से हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। पुलिस, दरवाजा खोलो! एक मजबूत आवाज बाहर से आई। मैं नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैं जमीन पर बैठी हुई थी, कांपते हुए चिल्लाई, मैं यहाँ ऊपर हूँ, मेरी मदद करो। मैंने सुना कि वे आपस में बातें कर रहे थे। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो ताले के टूटने की आवाज ने पूरे घर में गूंज उठी। तेजी से चलने की आवाजें कमरे में फैल गईं। उनकी टॉर्चें हर जगह घूम रही थीं, अंधेरे को चीरते हुए। मैडम, आप कहाँ हैं? एक पुलिस वाले ने पूछा। तभी मैं कांपते हुए खड़ी हुई, बाल सुलभ रेलिंग को पकड़े हुए नीचे आई। मुख्य दरवाजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, टॉर्च की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। उसी समय मेरे पोते मेटियो का दरवाजा धीमे से चरचराकर खुला। जिमेना, मेरी बहू, बाहर आई। उसने रेशमी पजामा पहना हुआ था और नींद में आंखें मल रही थी। क्या हुआ माँ? इतनी शोर क्यों है? मैंने लुपिता की कॉल के बारे में बेतुका बड़बड़ाते हुए सब कुछ समझाने की कोशिश की। दरवाजे पर दस्तक, एस्टेबान का चेहरा जो की होल में था, और घूंघट में छिपे हुए लोग। पुलिस का एक वरिष्ठ अधिकारी, जो शायद प्रमुख था, ने मुझ पर दया से देखा। उसने जिमेना की ओर देखा और फिर मुझे। मैडम, उसने शांत लेकिन दूर की आवाज में कहा, शायद आपको एक बुरा सपना आया है। कभी-कभी थकान और उम्र के कारण हमें भ्रम होते हैं। मैं चौंकी। भ्रम? जिमेना ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, अधिकारी, हाल ही में मेरी माँ ठीक से नहीं सो रही है। फिर उसने मेरी कंधे पर हाथ रखते हुए मुझसे झूठी मिठास में कहा, कोई बात नहीं माँ, यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे अपनी बहू की सच्ची चिंता नहीं दिखी। वहाँ कुछ और था, एक ऐसा नज़र जिसे वर्णन करना मुश्किल था, जो एक पल के लिए आया और फिर चला गया। वह गणना थी, करुणा नहीं। उस रात उन्होंने ताले को अस्थायी ताले से बदल दिया और चले गए। जिमेना ने मुझे चौथे मंजिल पर मदद की। फिर वह मेटियो के पास चली गई। मैं सोफे पर बैठी रही, नई चमकती दरवाजे को देखती रही। मुझे पता था कि जो मैंने देखा वह असली था। मैं पागल नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ। मैं सोफे पर स्थिर बैठी रही जब तक कि सुबह की पहली किरणें खिड़की के दरार से नहीं आईं। उस रात नींद मुझसे पूरी तरह भाग गई थी। मेरा पूरा शरीर दुख रहा था, उम्र के कारण नहीं, बल्कि तनाव के कारण। मैंने सबसे पहले कॉफी बनाने या मेटियों को जगाने के बजाय एक स्वेटर पहना, चप्पलें पहनी और सीधे सड़क पर निकल गई। सुबह की हवा ठंडी थी, लेकिन मैं कुछ महसूस नहीं कर रही थी। मेरा एकमात्र उद्देश्य दादी लता के घर का फीका नीला दरवाजा था। वही एकमात्र थी जो जानती थी कि क्या हुआ। मेरी एकमात्र उम्मीद कि यह साबित कर सके कि मैं पागल नहीं हुई। मैंने बेल बजाई। आवाज कमजोर थी, उसमें खड़खड़ाहट थी, कोई जवाब नहीं मिला। मैंने फिर से बेल बजाई और फिर धैर्य खोकर दरवाजे पर हाथ से पीटने लगी। मेरी थपकियां चुपचाप गली में गूंज रही थीं। लुपिता, मैं हूँ, ऐश्वर्या, मुझे खोलो, कृपया। एक लंबा समय बीत गया। ठीक जब मैं हार मानने वाली थी, मैंने ताले की आवाज सुनी।
दरवाज़ा बस इतना ही खुला कि मैं उसकी एक आंख और कुछ सफ़ेद बिखरे बाल देख सकूं। उस आंख में डर चमक रहा था। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई भूत हूं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ऐश्वर्या। मैंने जितना हो सके किया। कृपया मुझे और मत उलझाओ। उसकी आंखें मेरे पीछे देख रही थीं, जैसे उसे डर था कि कोई अंधेरे में खड़ा है। वे हर जगह हैं। कौन? वे हर जगह है। मैंने दरवाजे में पैर डालने की कोशिश करते हुए कहा, लुपिता, कृपया मुझे बताओ कि मेरे एस्टेबान के साथ क्या हुआ। लेकिन उसने केवल जोर से सिर हिलाया। आतंक ने उसे दरवाज़ा जोर से बंद करने की ताकत दी। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे और मत ढूंढो। दरवाज़ा मेरे चेहरे पर अचानक बंद हो गया। मैंने साफ साफ सुना कि उसने ताला डालते हुए चेन की आवाज़ सुनी। सभी दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके थे। मैं वहीं खड़ी रही, गली में जड़वत। एक अकेलेपन और असहायता की भावना ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। मैं अपने घर लौटी, मन में उथल-पुथल। घर में एक खौफनाक सन्नाटा था। रसोई से आती हल्की कॉफ़ी की खुशबू ने बताया कि जिमेना पहले से उठ गई थी, लेकिन एस्टेबान की हंसी या उसकी आवाज़ मेटियो को तंग करने का कोई निशान नहीं था। घर ने अपनी आत्मा खो दी थी। पहला दिन एक निराशाजनक प्रतीक्षा में बीता। एस्टेबान नहीं लौटा। मैंने दर्जनों बार कॉल की। फ़ोन बजता रहा और बजता रहा जब तक कि वह रोबोटिक आवाज़ वॉइसमेल पर नहीं गई। नमस्ते, मैं एस्टेबान हूँ। अब मैं उत्तर नहीं दे सकता। मैंने मैसेज भेजे। तुम कहाँ हो? माँ को कॉल करो जल्दी। मैं बहुत चिंतित हूँ एस्टेबान। एक भी उत्तर नहीं आया। फ़ोन की स्क्रीन काली थी। मैंने जिमेना को देखा, जो बालकनी में पौधों को पानी दे रही थी। मैंने शांति बनाए रखने की कोशिश की। क्या जिमेना को पता है कि एस्टेबान कहीं गया था? वह वापस घर नहीं आया और फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा। उसने मुझ पर एक पूरी तरह से अभिनय की गई हैरानी प्रकट की। उसने बागवानी के दस्ताने उतारे। शायद वह काम से कुछ ज़रूरी काम के लिए गया था। माँ, बिजली चली गई थी। ऐश्वर्या ने सोचा, अब बड़ी हो गई हूँ, ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन दादी लता की बातें उसके दिमाग में घूमने लगीं। वह हमेशा कहती थीं कि रात में अकेले रहना खतरनाक है। यह एक ठंडे पानी की बाल्टी की तरह उसके ऊपर गिरा। फिर भी उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। शायद वह ज्यादा सोच रही थी। लेकिन दूसरे दिन भी कोई खबर नहीं आई आर्यन की। चिंता ने एक वास्तविक डर का रूप ले लिया। अब वह बैठ नहीं सकती थी। कांपती हुई हाथों से उसने उस कंपनी के फ़ोन नंबर डायल किया जहां आर्यन काम करता था। नमस्ते, मैं ऐश्वर्या, आर्यन की माँ बोल रही हूँ। माफ़ कीजिए, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि वह आज काम पर आया था? एक पल की चुप्पी थी। कागज़ों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। ज़रा चेक करता हूँ, उसने कहा। अरे, श्रीमान आर्यन ने आज बीमार होने की सूचना दी थी और 1 हफ्ते की छुट्टी मांगी थी। उसकी धड़कन तेज हो गई। 1 हफ्ता! आर्यन कभी बिना बताए बीमार नहीं होता था। उसे पता था कि वह कितनी चिंता करती है। यह मेरा बेटा नहीं हो सकता। रात को वह और ज्यादा सहन नहीं कर पाई। जब जिमेना रसोई में बर्तन धो रही थी, वह अंदर गई और उसके ठीक पीछे खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ अब मिठास खो चुकी थी। वह कटी हुई आवाज़ में बोली, जिमेना, मुझे सच बताओ, आर्यन कहाँ है? जिमेना चौंकी, लगभग 1 प्लेट गिरा दी। उसने मुड़कर अपने हाथों को एप्रन से सुखाया, थोड़ा चौंकी हुई। अचानक उसे कुछ याद आया। अरे, मेरी तो याददाश्त ही खराब हो गई है। उसने एक सामान्य टोन में कहा, जो ऐश्वर्या को सिहरन दे गया। हाँ, वह 2 दिन पहले फ़ोन किया था। मैं सुपरमार्केट में थी और मेरी बैटरी खत्म हो रही थी, इसलिए हमने थोड़ी देर बात की। उसने कहा कि एक पुराना दोस्त शहर आया है और उन्होंने एक कैंपिंग ट्रिप का प्लान बनाया है। वहाँ सिग्नल नहीं है, इसलिए उसने कहा कि किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐश्वर्या ठंडी हो गई। हर शब्द उसके लिए एक और अजीबता थी। आर्यन कैंपिंग पर? उसका बेटा कैंपिंग से नफरत करता था। उसे कीड़े से डर लगता था, कीचड़ उसे परेशान करता था और वह कभी भी एक तंग टेंट में नहीं सोता। आखिरी बार जब उसे कैंपिंग पर जाने के लिए मजबूर किया गया था, तब वह 15 साल का था और 1 महीने तक शिकायत करता रहा। उसने जिमेना को घूरा। वह कोई झूठ का संकेत खोजने की कोशिश कर रही थी।
कोई झपकी, कोई हल्की सी घबराहट, लेकिन जिमेना पूरी तरह से सामान्य लग रही थी, जैसे उसने एक साधारण कहानी सुनाई हो। उसने उसकी आंखों में देखने से बचा लिया, सूखे बर्तनों को ठीक से रखने में व्यस्त थी। यह शांति, यह अजीब शांति ऐश्वर्य को और भी डराने लगी। यह उस रात दरवाजे की दरार से आर्यन के विकृत चेहरे से भी ज्यादा डरावनी थी। एक भयानक काली और ठंडी आशंका उसके भीतर पनपने लगी। जिमेना केवल झूठ नहीं बोल रही थी, वह कुछ छिपा रही थी, और उसे पूरा यकीन था कि यह सीधे आर्यन की गुमशुदगी से जुड़ा है। 2 और दिन बीत गए। वह घर, जो कभी उसका घर था, अब एक मौन नाटक का मंच बन चुका था। जिमेना मुख्य अभिनेता थी और वह एक मजबूर दर्शक। वह पूरी तरह से सामान्य व्यवहार कर रही थी, एक सामान्यता जो अजीब तरह से परेशान करने वाली थी। वह नाश्ता बनाते समय एक खुशी भरी धुन गुनगुनाते हुए पूछ रही थी कि क्या ऐश्वर्या ने अच्छी नींद ली। हर क्रिया, हर शब्द एक आदर्श बहू के रोल में फिट हो रहा था, लेकिन उसके लिए यह सामान्यता हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रही थी। बहुत से विचारों के बीच पागल न होने के लिए उसने घर की सफाई करने का फैसला किया। यह उसकी वास्तविकता में बने रहने का तरीका था, उस अराजकता में थोड़ी व्यवस्था लाने का। वह मैट्यू के कमरे से शुरू हुई। बच्चा पीछे के आंगन में अकेला खेल रहा था। उसकी साफ हंसी उस तनाव के साथ मेल नहीं खा रही थी जो चारों ओर फैला हुआ था। उसके कमरे में उसके छोटे बच्चे की दुनिया भरी हुई थी। उसने फर्श पर बिखरे खिलौनों को उठाया, सुपर हीरो के कॉमिक्स को सावधानी से समेटा। उसने उसके डेस्क के पास जाकर रंगीन पेंसिल और कागजों को समेटा। तभी एक चित्र ने उसका ध्यान खींचा। यह सामान्य से अलग था। इसमें न तो सुपर हीरो थे और न ही रंग बिरंगी गाड़ियाँ। यह चित्र केवल एक काले क्रेयॉन से बनाया गया था। लकीरें टेढ़ी मेढ़ी, लगभग कांपती हुई, कागज के सफ़ेद पृष्ठ पर एक भयानक विरोधाभास बना रही थी। उसने इसे अपने हाथों में लिया और उसके हाथ कांपने लगे। उसका सारा संसार थम गया। यह एक वृत्त था, एक वृत्त जिसमें लंबी विकृत आकृतियाँ थीं, लंबी चादरें पहने और नुकीली टोपी लगाए हुए। वे सभी केंद्र की ओर देख रहे थे, और उस वृत्त के केंद्र में एक और आदमी था, जिसके हाथ फैले हुए थे, जैसे वह एक अदृश्य क्रॉस पर लटका हो। उस आदमी का चेहरा एक बच्चे की मासूमियत से खींचा गया था, बस एक खाली वृत्त, जिसमें 2 बिंदु आंखों के लिए और एक सीधी रेखा मुंह के लिए थी। लेकिन यह एक खाली, आत्माहीन अभिव्यक्ति संप्रेषित कर रहा था, जो रक्त को जमा दे रही थी। यह बिल्कुल उसी चेहरे जैसा था जिसे उसने दरवाजे की दरार से देखा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, इतना तेज कि उसे डर था कि यह टूट जाएगा। हवा में एक ठंडापन था, घना अंधेरा छाने लगा। मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। यह मेरी कल्पना नहीं थी, यह एक बुरा सपना नहीं था, यह मेरे अपने मासूम पोते द्वारा खींचा गया एक डरावना चित्र था। मैंने चित्र को अपनी उंगलियों के बीच कसकर पकड़ा और आंगन की ओर तेजी से बढ़ी। आर्यन अभी भी खेल रहा था, अपने लाल बाल्टी में रेत भरने में व्यस्त। सूर्य की किरणें उसके पतले बालों पर चमक रही थीं। मैंने अपनी आवाज़ को जितना संभव हो सके नरम रखने की कोशिश की, एक ऐसी आवाज़ जो मेरे अंदर उबलते आतंक को न दर्शाए। आर्यन, मेरे प्यारे, तुम बहुत सुंदर चित्र बनाते हो। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? मैं उसके पास बैठ गई और उसे चित्र दिखाया। और ये लोग कौन हैं बेटा? मैंने ट्यूनिक पहने आकृतियों की ओर इशारा किया। बच्चा सिर नहीं उठाता, वह प्लास्टिक की बाल्टी से खेलता रहा। उसकी आवाज़ थी स्पष्ट, मासूम, ये मम्मी की दोस्त है। दादी, एक अदृश्य हाथ ने मेरे सीने को दबा दिया। मम्मी की दोस्त है। मैंने कोशिश की कि मेरी आवाज़ न कांपे। और जब आप रात को सोती हैं तब ये घर आते हैं। उसने बिना मेरी ओर देखे जवाब दिया। ये पापा के साथ खेलते हैं। मेरी गला सूख गया। ये किस खेल में होते हैं मेरे प्यारे? पता नहीं, बच्चा अपनी आंखें खुरचते हुए बोला। ये पापा के चारों ओर खड़े होते हैं और अजीब बातें करते हैं। मम्मी कहती हैं कि ये बड़ों का एक गुप्त खेल है। मैं भी खेलना चाहता था, लेकिन मम्मी ने मुझे नहीं खेलने दिया। उन्होंने कहा कि मुझे दादी को नहीं बताना चाहिए। अंत में बच्चे ने मुझे देखा। उसकी आंखें शुद्ध थीं, एक भी झूठ के बिना।
उसने मुस्कुराया, एक मासूम बच्चे की मुस्कान। यह हमारा राज है। हाँ, दादी। उसकी हर बात मेरे सिर में एक अदृश्य हथौड़े की तरह गूंज रही थी। जब आप सोती हैं, ये शब्द मेरे मन में बार बार दोहराए जा रहे थे। और फिर एक डरावना याद ने मुझ पर हमला किया। हर रात बिना चूक जिमेना मुझे एक गर्म कैमोमाइल चाय की कप लाती थी। ले मम्मी, ताकि तुम अच्छी नींद ले सको। वह हमेशा एक कोमल मुस्कान के साथ कहती। अगर मैं सोती थी। एक अजीब सपना, बहुत गहरा। मैं कभी भी मध्य रात्रि में नहीं जागती, जो किसी बड़े के लिए असामान्य है, जो आमतौर पर बाथरूम के लिए उठता है। मैंने सोचा कि यह थकान थी, लेकिन नहीं, यह नहीं था। यह जहर था जो मिठास के रूप में छिपा था। मैंने आर्यन को मुस्कुराने की कोशिश की, एक टेढ़ी मुस्कान। अगर मेरा प्यार, यह दोनों का राज है। मैं उठी और घर की ओर लौट गई। मेरा सिर घूम रहा था। अब मुझे डर नहीं लग रहा था। डर ने ठंडी और तीव्र क्रोध और दृढ़ संकल्प में जगह दी थी। मैंने तुरंत मोबाइल उठाया, चित्र को रसोई की मेज पर रखा जहां अच्छी रोशनी थी, और इसे विभिन्न कोणों से फोटो खींचा, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह स्पष्ट दिखे। फिर मैंने चित्र को सावधानी से मोड़ा, अपने कमरे में गई और इसे एक पुराने पारिवारिक एल्बम के पन्नों के बीच छिपा दिया, जो अलमारी पर रखा था। एक ऐसा स्थान जहां मुझे पता था कि जिमेना उस रात कभी नहीं देखेगी, जैसे वह एक प्रोग्राम किए गए रोबोट की तरह हो। जिमेना फिर से मेरे लिए चाय लाई। यहाँ है तुम्हारी चाय, मम्मी। मैंने इसे लेते समय मुस्कुराया। मैंने धन्यवाद कहा। उसकी आंखें अब भी स्पष्ट थीं, उसकी मुस्कान उतनी ही मीठी थी, लेकिन अब मैंने उस मुखौटे के पीछे के दानव को देख लिया था। जैसे ही वह पलटी, मैं चारवीं के कोने में फर्न के गमले के पास गई और चुपचाप चाय की गर्म कप की सारी चाय उसकी जड़ों में डाल दी। उस रात मैंने नहीं सोया। मैं अपने कमरे की अंधेरे में बैठी रही। यह सन्नाटा अब शांति नहीं लाता था। यह एक जाल था जो बंद होने की प्रतीक्षा कर रहा था। पिछले दिनों का डर एक ठंडे और तेज योजना में बदल गया था। मैं निर्बल और भ्रमित बुजुर्ग नहीं रह सकती थी। मुझे कार्रवाई करनी थी, मुझे सबूत खोजने थे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें खिड़की के किनारे पर पड़ीं, मैंने अपने अभिनय की शुरुआत की। बिस्तर से उठने की कोशिश करते हुए मैंने दिखावा किया कि मेरी एक टांग मुझे साथ नहीं दे रही, और मैंने दर्द में एक जोरदार आह निकाली। तुरंत मैंने जिमेना के तेज कदमों की आवाज सुनी। वह चिंतित चेहरे के साथ दौड़कर आई। मम्मी, क्या हुआ? मैं बिस्तर के किनारे बैठी थी, एक हाथ घुटने को दबाए, चेहरे पर दर्द की शिकन, जैसे मैं भयानक दर्द सहन कर रही हूँ। आह, मेरे घुटने! ये शायद रात के मौसम के परिवर्तन के कारण है। मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मुझे चलने में भी मुश्किल हो रही है। जिमेना ने तुरंत विश्वास कर लिया। उस सुबह मैं एक उत्कृष्ट अभिनेत्री थी। मैंने हर कदम पर लंगड़ाते हुए घर में चलना शुरू किया, हल्की सी कराह के साथ। मैंने रिमोट कंट्रोल उठाने के लिए झुकने में असमर्थता जताई, मोजे पहनने में बिना ग्रिमेस किए। नाश्ते के दौरान मैंने जानबूझकर चम्मच गिरा दिया और उसे ऐसे देखा जैसे मैं उसे उठा नहीं पा रही, और तब मैंने जाल बिछा दिया। क्या बुरा है, मैंने अपनी घुटने को सहलाते हुए कहा। मुझे याद है कि दादी रोसा ने बताया कि उसकी बेटी पलोमा अब एक बहुत अच्छी डॉक्टर है। शायद मुझे उसके पास जाना चाहिए, यह देखने के लिए कि वह क्या सोचती है, क्योंकि मैं जैसी हूँ, केवल तुम्हें परेशान कर रही हूँ। जिमेना को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। उसकी चिंता एक झरने की तरह बहने लगी, जो पहले से ही तैयार थी। क्या कह रही हो मम्मी? यह कैसे हो सकता है कि तुम परेशानी हो? उसने तुरंत अपना मोबाइल उठाया। मुझे प्लोमा के क्लिनिक को अभी कॉल करने दो, ताकि मैं एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकूं। मम्मी की सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी मीठी आवाज़ अब पूरी तरह से झूठी लग रही थी। यह मेरे कानों में एक ठंडे चीख की तरह गूंज रही थी। वह आदर्श बहू की छवि बनाए रखने के लिए कुछ भी करेगी। सभी गहरे इरादों को छिपाने के लिए एक परफेक्ट फसाड। पलोमा के क्लिनिक में एक जगह ऐश्वर्या ने दादी लता को पाइन स्ट्रीट नंबर 14 पर बैठने को कहा।
यहाँ बैठिए दादी, मैं थोड़ी देर में लौटती हूँ। जब ऐश्वर्या ने उनसे थोड़ी दूरी बनाई तो उन्होंने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, दादी, जब मेरा नंबर आए तो आप यहीं रहिए। मुझे अपनी समस्याएं अपनी बहू के सामने बताने में शर्म आएगी। दादी लता ने मुस्कुराते हुए सहमति दी, शायद इस बात से राहत महसूस करते हुए कि उन्हें थोड़ी देर तक अपने फोन पर मैसेज चेक करने का समय मिलेगा। बिल्कुल, ऐश्वर्या, जैसे आप चाहें। जब डॉक्टर का दरवाजा बंद हुआ और ऐश्वर्या दादी लता से दूर हो गई तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने एक भारी कवच उतार दिया हो। उसने अपनी पीठ सीधी की और उसका दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। डॉक्टर पालक ने अचानक उसकी ओर देखा। ताई ऐश्वर्या, क्या हुआ? उन्होंने देखा कि कुछ ही समय पहले दादी लता बहुत दर्द में थीं, बिना किसी अतिरिक्त व्याख्या के। ऐश्वर्या तेजी से डॉक्टर के पास गई, अपना फोन निकाला और अपने बेटे मयूर का चित्र दिखाया। देखिए डॉक्टर, उसकी आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई। यह असली समस्या है। उसने सारी बातें बताई। वह रात की एक फोन कॉल, आर्यन का खाली चेहरा और दादी लता की अजीब शांति, और अंत में हर रात कैमोमाइल चाय का सेवन। डॉक्टर पालक सुन रही थीं और उनका सामान्य मुस्कान भरा चेहरा गंभीर हो गया। हमें ठोस सबूतों की जरूरत है, डॉक्टर ने दृढ़ता से कहा। एक बच्चे का चित्र पुलिस को नहीं मना सकेगा। वह उठी। मैं आपका खून लूंगी, रजिस्टर में लिखूंगी कि यह सामान्य जांच है, आर्थराइटिस की सूजन के लिए, लेकिन असल में मैं एक संपूर्ण विषाकाशी पैनल की मांग करूंगी। ये आपके खून में लगभग सभी झात नशीले पदार्थों का पता लगाएगा। जब उसने सैंपल लिया तो ऐश्वर्या ने देखा कि उसकी हाथ में कोई कंपी नहीं थी। इससे उसे एक अजीब सुरक्षा का एहसास हुआ। मैं इसे तुरंत करवाने का कहूंगी, शायद आज शाम हमें प्रारंभिक परिणाम मिल जाए, उसने धीरे से कहा। जब हम खत्म कर ले तो सीधे घर मत लौटिए। मेरी माँ दादी रोसा के घर जाइए और वहीं रुकिए जब तक मैं आपको कॉल न करूं। यह ज्यादा सुरक्षित है। जब वह क्लिनिक से बाहर निकली तो उसने अभी भी जिमेना के सामने एक दुखी बुजुर्ग महिला का अभिनय किया। उसने कहा कि डॉक्टर ने उसका खून लिया है और उसे परिणामों का इंतजार करना है, और इसी बीच वह दादी रोसा के घर जाना चाहती है ताकि थोड़ी देर ध्यान भटके। अगले कुछ घंटे अनंत लग रहे थे। रोसा के लिविंग रूम में बैठी उसके मन में विचार घूम रहे थे। रोसा ने उसकी हाथ को मजबूती से पकड़ा, बिना कोई सवाल पूछे, चुपचाप समर्थन देते हुए। हर बार जब फोन बजता उसका दिल धड़कना बंद कर देता, जब तक कि आखिरकार एक कॉल आई। उसका फोन वाइब्रेट हुआ और स्क्रीन पर डॉक्टर पालक का नाम चमका। उसने गहरी सांस ली और कॉल उठाई। लड़की की आवाज दूसरी ओर गंभीर और ठंडी थी। ताई ऐश्वर्या, आप सही थीं। उसने सांस रोक ली। उसके कानों में सरसराहट हुई। आपके खून में बेंजोडायजेपिन के अवशेष पाए गए हैं, डॉक्टर ने एक नीरस आवाज में कहा, जैसे वह कोई रिपोर्ट पढ़ रही हो। यह एक हल्का नशा है, लेकिन इसकी मात्रा से पता चलता है कि आप लगातार लगभग रोजाना इसका सेवन कर रही हैं। क्या? ऐश्वर्या ने चौंकते हुए कहा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। इसका मतलब है कि कोई आपके खाने या पीने में यह दवा डाल रहा है। फोन पकड़े हुए ऐश्वर्या ने अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस की, लेकिन साथ ही एक अजीब राहत भी महसूस की। वह पागल नहीं थी। जो उसने देखा, जो उसने संदेह किया, सब सच था। जिन सच्चाइयों की आवाज तब होती है जब सब कुछ चुप होता है। और अगर आप अंत तक सुनना चाहते हैं तो उन कहानियों के साथ रहें जो दर्द देती हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रोसा, जो ऐश्वर्या की जीवन भर की दोस्त थी, उसके सामने बैठी थी। हर एक छोटी सी अभिव्यक्ति पर ध्यान दे रही थी। उसे पूछने की जरूरत नहीं थी, केवल उसकी आंखों में देखना ही काफी था। क्या यह सच है ऐश्वर्या? उसकी आवाज में भारीपन था। उसने सिर हिलाया। गला सूख गया। शब्द कहने की बजाय वह कांप रही थी। उसने फोन उसे दिया ताकि वह स्क्रीन देख सके। अभी भी मयूर का चित्र खुला था। रोसा ने पढ़ने के चश्मे पहने और ध्यान से देखा। उसने चित्र में दिख रहे अजीब चिन्हों को देखा और एक कोने में एक छोटा सा विस्तार पाया जिसे ऐश्वर्या ने अपने आतंक में नहीं देखा था। एक आंख का प्रतीक जो चांद की आकृतियों के बीच था।
हे भगवान! उसने मुंह पर हाथ रखकर कहा। उसका चेहरा अब पीला हो गया। यह असंभव है। वह अचानक उठ गई। पाइन स्ट्रीट नंबर 14 के पुराने महोगनी किताबों के शेल्फ की ओर दौड़ते हुए ऐश्वर्या ने नीचे के शेल्फ को कुछ देर तक खंगाला, जब तक कि उसने धूल से ढकी एक पीली कार्डबोर्ड की डिब्बी नहीं निकाली। उसने उसे मेज पर रखा। डिब्बी खुलते ही एक खड़खड़ाहट की आवाज आई। अंदर पुरानी फाइलें और समय के साथ पीली पड़ चुकी अखबारों की कटिंग थी। यही था यही था जो जोस ने रिटायरमेंट के बाद रखा था, वो मामले जिन्हें वो कभी भूल नहीं सका। उसने कांपते हाथों से पन्ने पलटे। उसकी आंखें उन अक्षरों, अपराध दृश्य की धुंधली तस्वीरों पर दौड़ रही थीं। अंततः उसने एक पन्ने पर रुककर देखा, जहां एक पुलिस का स्केच ग्रैब किया हुआ था। यह उसी प्रतीक का चित्र था जो एक भयानक हत्या के मामले के दृश्य में पाया गया था, जो वर्षों पहले हुआ था। एक आंख दो घुमावों के बीच, बिल्कुल वैसा ही जैसा माथियो ने बनाया था। खून की छाया ने उस नाम का जिक्र किया और वो जैसे एक श्राप की तरह गूंजा। मेरे पति ने उनके पीछे लगभग 10 साल तक पीछा किया था। वह कहता था कि वे एक भूत की तरह होते हैं जो कभी कोई निशान नहीं छोड़ते, सिर्फ यही प्रतीक और बर्बाद हो चुके परिवार। ठीक उसी पल घर का दरवाजा खुला। एक लंबा आदमी जिसके बालों में सफेदी थी अंदर आया। वह जोस डेल टोरो था, रोसा का पति, पूर्व पुलिस निरीक्षक। उसकी नज़रें इतनी तीखी थीं जैसे चाकू। रिटायर होने के बावजूद उसकी शख्सियत में उस व्यक्ति की सत्तारूढ़ता थी जो अपने जीवन भर अंधेरे का सामना करता रहा। रोसा को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसने केवल चुपचाप अपने मोबाइल पर फोटो दिखाई, साथ ही उन परिणामों के बारे में जो पलोमा ने अभी उसे भेजे थे। जोस ने सब कुछ बिना एक शब्द कहे देख लिया। न तो उसने कोई आश्चर्य प्रकट किया, न ही चिंता। उसका चेहरा ध्यान में डूबा हुआ था, गहरी झुर्रियों से भरा हुआ। वह चौथे कमरे में एक तरफ से दूसरी तरफ चलने लगा, जैसे कोई शिकारी अपनी शिकार की गंध ले रहा हो। फिर वह रुका और मेरी ओर मुड़ा। ऐश्वर्या, मैं आपसे चाहता हूं कि आप सब कुछ शुरू से अंत तक बताएं, एक भी बारीकी मत छोड़ें। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने उसे एस्टेबान के बिना आत्मा वाले चेहरे पर दरवाजे के दस्तक के बारे में बताया, जिमेना की सहरन देने वाली शांति, हर रात कैमोमाइल चाय की छोटी प्याली और दादी लता की पैरालाइजिंग दहशत के बारे में बताया। जब मैंने खत्म किया, जोस ने धीरे धीरे सिर हिलाया। अंततः वह रुका और मेरी आंखों में सीधे देखता रहा। उसकी आंखों में दया नहीं थी, केवल समझ और एक कड़वी सच्चाई। मैडम ऐश्वर्या, मुझे ये कहना पड़ेगा, लेकिन आपका बेटा अब उनके हाथों में है। जिमेना आपकी बहू नहीं है, वह एक भेड़ के भेष में एक भेड़िया है। उसने गंभीर और मजबूत आवाज में समझाया। खून की छाया कोई सामान्य पंथ नहीं है। यह एक संगठित अपराध है जो धर्म के भेष में काम करता है। यह उन परिवारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके पास थोड़े पैसे हैं, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर लोग। वे अपने में से एक को घुसाते हैं, जैसे जिमेना ने आपके बेटे के साथ किया। उनके लोग परिवार में घुसकर विश्वास जीतते हैं और फिर धीरे धीरे पीड़ित को हल्की मात्रा में मनोवैज्ञानिक दवाइयों से जहर देते हैं। वे मस्तिष्क को धोते हैं। वे उन्हें शुद्धता और समर्पण के बारे में बेतुकी शिक्षाओं में विश्वास करने के लिए मजबूर करते हैं और फिर उनसे संपत्तियों, घरों, यहाँ तक कि करीबी लोगों को हस्तांतरित करने के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराते हैं। जो माथियो ने देखा, वे वास्तव में सामूहिक मस्तिष्क धोने के सत्र थे। तो एस्टेबान, मेरी आवाज़ टूट गई, मेरा दिल टूट गया। यह बहुत संभव है कि लड़का उनके किसी ठिकाने पर हो, उसे किसी प्रकार की समर्पण समारोह के लिए तैयार किया जा रहा हो। जॉस ने सख्त स्वर में कहा, बिना किसी हिचकिचाहट के। हम सालों से उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन वे चालाक हैं। वे लगातार स्थान बदलते हैं और निशान नहीं छोड़ते। लेकिन इस बार यह अलग है। इस बार हमारे पास उनके नेटवर्क के अंदर एक आंख है। उसने पास आकर मेरे कंधे पर एक मजबूत हाथ रखा। उसकी नज़र गंभीर थी और दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। मैडम ऐश्वर्या,
मुझे पता है कि यह आपके लिए बहुत है। आप डरी हुई हैं और आपको डरी हुई होने का पूरा हक है। लेकिन यदि आपके पास हिम्मत है, तो आप इस संगठन को नष्ट करने और अपने बेटे को बचाने की कुंजी है। आप ही वह एकमात्र व्यक्ति हैं जो जिमेना के पास बिना संदेह उठाए जा सकती है। उसने मेरे कंधे को हल्के से दबाया। क्या आप सहयोग करने के लिए तैयार हैं? उस क्षण में कुछ अजीब हुआ। इन दिनों में जो डर, भ्रम और बेबसी मैंने जमा की थी, वह गायब हो गई। वह नहीं गई, वह रॉन्ग हो गई। एक माँ के प्यार और नफरत की आग में वह एक ठंडी और ठोस हथियार में बदल गई। मैं अब कमजोर ऐश्वर्या नहीं थी। मैं अपने बेटे की तलाश में एक माँ बन गई। मैंने सिर उठाया, पूर्व पुलिस निरीक्षक की आंखों में देखा और दृढ़ता से सिर हिलाया। मुझे क्या करना है? उस रात मैं घर नहीं लौटी। जोस ने मुझे रुकने के लिए कहा और पाइन स्ट्रीट के उस घर का गर्म कमरा अचानक एक ऑपरेशन सेंटर में बदल गया। जोस ने कुछ अपने पुराने पुलिस मित्रों को बुलाया, जो अब भी तेज और वफादार थे। वे कॉफी की मेज के चारों ओर बैठे। सिगरेट का धुआं गर्म रोशनी के साथ मिलकर उनके गंभीर और मजबूत आवाजों के साथ शहर के नक्शे पर उठ रहा था। मैं वहां बैठी, एक बुजुर्ग महिला एक घिसे हुए स्वेटर में, उन योद्धा आत्माओं वाले पुरुषों के बीच में। लेकिन एक अजीब सी शांति का एहसास होने लगा। अब मैं इस लड़ाई में अकेली नहीं थी। सुबह के समय सूरज निकलने से पहले और जब जिमेना सोई हुई थी, मैं चुपचाप लौट आई। मैंने केवल अपनी पुरानी स्वेटर नहीं पहना, बल्कि एक बीमार और बुजुर्ग माँ का रूप भी धारण कर लिया। मैं फिर से लंगड़ाने लगी और जोड़ों के दर्द की शिकायत करने लगी। जब जिमेना ने मेडिकल टेस्ट के नतीजों के बारे में पूछा, तो मैंने फुर्ती से झूठ बोला। यह एक ऐसी कला थी जिसे मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैंने सीखी है। डॉक्टर पलोमा ने कहा कि माँ के स्वास्थ्य के संकेत कुछ अजीब हैं। मैंने कहा, जबकि अपनी घुटने को सहला रही थी। उन्होंने मुझसे खून लिया ताकि और अधिक विस्तृत जांच की जा सके, लेकिन नतीजे आने में कुछ दिन लगेंगे। इस बीच उन्होंने कहा कि मुझे पूरी तरह से आराम करना होगा। वह बहुत समझदार और खुश थी कि मैंने बाहर जाने पर जोर नहीं दिया। हाँ, माँ, आराम से रहे, मुझे सब कुछ संभालने दे जैसे हमने योजना बनाई थी। जैसे ही जिमेना बाजार के लिए निकली, दरवाजे पर घंटी बजी। एक युवा आदमी जो टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी था, दरवाजे पर खड़ा था। नमस्ते मैडम, उसने ऊंची आवाज में कहा ताकि पड़ोसी जिज्ञासु सुन सके। कंपनी मोहल्ले के घरों के लिए इंटरनेट कनेक्शन की मुफ्त जांच और सुधार की पेशकश कर रही थी। वह केवल 15 मिनट में जोस का भेजा हुआ था, जबकि मैं गर्म पानी तैयार करने का नाटक कर रही थी। उसने तेजी और पेशेवर तरीके से काम किया। छोटे कैमरों और संवेदनशील रिकॉर्डिंग उपकरणों को दीवार की घड़ी के भीतर, हॉलवे की तस्वीर के पीछे, खाने की मेज के नीचे, रसोई में और विशेष रूप से एक सजावट में चतुराई से छिपाया गया था, जो सीधे उस फर्न के गमले की ओर था जहां मैं चाय फेंकती थी। उसने ज्यादा नहीं कहा, बस मुझे एक बारीकी से सिर हिलाया और चला गया। मेरा घर अब 24 घंटे निगरानी वाला जाल बन गया था। अगला मुद्दा माटेओ था। बच्चा यहाँ नहीं रह सकता, जोस ने रात को मुझे सख्त आवाज में कहा। ये एक गवाह है। जिमेना के करीब रहना बहुत खतरनाक है और उसकी सुरक्षा सबसे पहले है। रोसा ने इसे बेहतरीन तरीके से हल करने का जिम्मा लिया। उसने जिमेना को खुश और चुलबुले अंदाज में फ़ोन किया। नमस्ते जिमेना, मैं हूँ। सुनो, इस वीकेंड मैं दोस्तों के फार्म हाउस में पोते पोतियों के लिए एक खास समर कैंप आयोजित करने जा रही हूँ। वहाँ की हवा ताज़ा है, घोड़े हैं और एक नाला भी है। बहुत मज़ा आएगा। मैं माटेओ को भी आमंत्रित करना चाहती थी ताकि उसे साथी मिले। क्या यह ठीक है? क्या जोस की भविष्यवाणी सच हो गई? जिमेना शायद अपने खुद के योजना को अंजाम देने के लिए स्वतंत्रता चाहती थी। उसने तुरंत, बिना एक पल सोचे, स्वीकार कर लिया। अरे, यह तो बिल्कुल सही है। बहुत धन्यवाद, सच में। बच्चा तो घर में बंद रहकर बोर हो गया था। दोपहर में मैंने खुद माटेओ के लिए उसके डायनासोर के आकार के बैग में कपड़े पैक किए। जब मैंने जिप बंद की, तो उसे मजबूती से गले लगाया।
उसके बच्चों के शैम्पू की खुशबू को महसूस किया। उस निर्दोष और साफ खुशबू में मैंने उसे गंभीर लेकिन स्नेह भरे स्वर में कहा, माटेओ, दादी जो कहती हैं उसे ध्यान से सुनो। वहां तुम्हें अच्छा बर्ताव करना होगा, हाँ, लेकिन याद रखना, अपनी माँ को उस तस्वीर या काले कपड़े पहने दोस्तों के बारे में कुछ मत बताना, समझे? ये अभी भी हमारा रहस्य है। ठीक है। बच्चे ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। उसकी बड़ी आंखें पूरी विश्वास के साथ मेरी ओर देख रही थीं। जब रोसा की गाड़ी माटेओ को लेकर गली के अंत में गई तो मेरे दिल में एक विशाल खालीपन महसूस हुआ, लेकिन उस ट्रिस्टेजा के साथ एक बड़ा राहत का एहसास भी था। मेरा पोता अब सुरक्षित था। बाहर जाल को संभाला जा रहा था। एक पर्यावरण सफाई कंपनी का छोटा ट्रक पूरे दिन कोने पर खड़ा था, लेकिन मैं जानती थी कि अंदर एक तकनीकी टीम स्क्रीन पर चिपकी हुई थी, मेरे घर के अंदर उपकरणों के हर संकेत पर नजर रख रही थी। कुछ अज्ञात लोग मोहल्ले में स्वाभाविक रूप से दिखाई देने लगे। हर सुबह एक आदमी अपने जर्मन शेफर्ड कुत्ते के साथ टहलता, एक युवा महिला बेबी प्रैम धकेलते हुए मेरे घर के सामने से कई बार गुजरती। वहां के एक खाली अपार्टमेंट की छत को मरम्मत करने वाले कामकाजी लोगों का एक समूह। मेरी यह सड़क, जो पहले बहुत परिचित थी, अचानक अजीब हो गई। लेकिन मैं जानती थी कि सभी गुप्त पुलिस थे, मेरे अदृश्य रक्षक। उस रात घर में केवल जिमेना और मैं थी, माटेओ की हंसी के बिना। माहौल पहले से कहीं अधिक तंग हो गया था। जब उसने मुझे कैमोमाइल चाय का एक कप लाया तो मैंने मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार किया। रसोई की रोशनी उस व्यक्ति के आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी, जो व्यक्ति के भेष में एक राक्षस था, और मैं जानती थी कि यह छिपे हुए कैमरे की अदृश्य आंख में भी प्रतिबिंबित हो रहा था। मैंने कप उठाया, दिखावे में एक घूंट लिया, अपनी होठों पर गर्मी महसूस की। फिर जब वह चीजें उठाने के लिए पलटी, मैंने चुपचाप और तेजी से चाय का बाकी हिस्सा फर्न के गमले में डाल दिया। मुझे पता था कि जो भी बूंदें मैं फेंकती, वो न केवल एक सबूत था जो दर्ज किया जाएगा, बल्कि एक प्रतिरोध का कार्य भी था। मेरा नाटक सच में अगले 2 दिनों में शुरू हो गया था। मैंने बीमार माँ का किरदार निभाना जारी रखा, ज्यादातर समय रेशमी सोफे पर बैठकर ऊन की सुइयों के साथ। मेरी सभी इंद्रियां पूरी तरह से सजग थीं। मेरे कान हर कदम और आर्यन के हर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज पर ध्यान दे रहे थे। मेरी आंखें उसके हर मूवमेंट पर थीं, छिपे हुए कोनों, दर्पणों और उन जगहों पर जहां मुझे पता था कि अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक आंखें हर बारीकी को रिकॉर्ड कर रही थीं। दादी लता ने मुझे एक संक्षिप्त वॉइस मैसेज में चेतावनी दी थी कि हमें एक सुनहरा मौका चाहिए, एक ऐसा समय जो उनके दल को बिना पकड़े कार्रवाई करने का अवसर दे सके। मुझे वह मौका बनाना था, मुझे एक जाल बिछाना था। योजना मेरे मन में पहले से थी, सरल, लेकिन इसे बखूबी अंजाम देना था। उस सुबह जब मैं मेज पर बैठी थी, मैंने स्थानीय समाचार पत्र उठाया और उसे पढ़ने का दिखावा किया। फिर मैंने एक छोटी सी खबर पर ध्यान दिया। मैंने खांसी ली और धीरे धीरे, जैसे खुद से बात कर रही हूं, पढ़ा। ओह, दक्षिण पार्क में एक हस्तशिल्प मेला हो रहा है। कितनी सुंदर चीजें हैं। काश मैं इन पैरों से कहीं जा पाती। मैंने एक उदासी भरे साई के साथ अखबार मेज पर रख दिया। आर्यन, जो रसोई साफ कर रहा था, मेरी आवाज सुनकर मुड़ा। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए चमक आई, जिसे मैंने भापा। यह एक योजना थी, लेकिन उसने इसे जल्दी से एक स्नेहिल मुस्कान से ढक दिया। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। हम धीरे चलेंगे, और अगर तुम थक गई तो आराम कर लेंगे। घर में बंद रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। शायद उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है अपने बहू के आदर्श रूप को निभाने का, या शायद उसे भी घर से बाहर निकलने का कोई बहाना चाहिए था। मैंने आश्चर्य और खुशी का दिखावा करते हुए कहा, क्या सच में बेटी? आज तो जादू ही होगा। मुझे थोड़ी ताजगी चाहिए। तय समय पर आर्यन ने मुझे कार में बैठाया। जब कार धीरे धीरे गली से बाहर निकली, मैं पीछे की ओर एक त्वरित नजर डाली। एक नारंगी कचरा ट्रक सड़क के अंत में खड़ा था, पहले से ज्यादा जल्दी। सफाई कर्मचारी ने वाहन के पास झाड़ू पकड़ी थी।
लेकिन वह जमीन पर नहीं देख रहा था। उसने मेरी ओर देखा और हल्का सा सिर हिलाया, एक ऐसा इशारा जो शायद ही कोई देख पाया हो। मेरे पीठ में एक सिहरन दौड़ गई। यह संकेत था। योजना मेले में शुरू हो गई। मैंने वहां की सबसे चिड़चिड़ी और जिज्ञासु महिला का रूप धारण कर लिया। मैंने हर स्टॉल पर रुककर मिट्टी के बर्तन, कढ़ाई और हस्तनिर्मित चांदी के आभूषणों का निरीक्षण किया। मैंने हर वस्तु को उठाया, उसका बारीकी से अध्ययन किया, उसके निर्माण के बारे में सब कुछ पूछा। हालांकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आर्यन अब असहज होने लगा, लेकिन उसके पास मुस्कुराते रहने और इंतज़ार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। लगभग 1 घंटे बाद उसने मुझसे आग्रह किया कि मैं एक छोटे से पेय स्थान पर आराम करूं। मैंने स्ट्रॉबेरी का शेक ऑर्डर किया और इसे बहुत धीरे धीरे पिया, जैसे यह दुनिया का सबसे बेहतरीन औषधि हो। मैं जानती थी कि हर मिनट जो मैंने आर्यन को व्यस्त रखा, वह जोश के दल के लिए एक मूल्यवान मिनट था। लगभग 2 घंटे बाद, जब आर्यन अपनी बेचैनी को और छुपा नहीं सका, मैंने वापस लौटने का फैसला किया। दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या उन्होंने कुछ पाया होगा? सब कुछ ठीक रहा होगा? जब हम लौटे तो सब कुछ उतना ही शांत था जितना कि हम बाहर निकले थे। कोई भी चोरी का संकेत नहीं था। बर्तन सिंक में पड़े थे। रसोई का कपड़ा किनारे पर लटका हुआ था। जोस का दल बहुत पेशेवर था। उस रात जब मैंने फिर से चाय की प्याली को फर्नीचर के पौधे में फेंका, मुझे एक अनजान नंबर से संदेश मिला। हमेशा की तरह उसी जगह मिलते हैं। मैंने इंतज़ार किया जब आर्यन अपने कमरे में गई। फिर मैंने कोट पहनकर बाहर निकली, यह कहते हुए कि मुझे थोड़ी टहलने की ज़रूरत है। मैंने एक लंबा चक्कर लगाया और फिर रोसा के घर की ओर मुड़ी। जोस पहले से ही बैठक में मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसका चेहरा तना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक विजय की चमक थी जिसे छिपाना मुश्किल था। हमने उसे ढूंढ लिया, उसने बिना किसी अभिवादन के कहा जब मैं बैठ गई। उसने एक वस्तु को सावधानी से एक पुलिस के सबूतों की थैली में रखा। प्लास्टिक के माध्यम से मैंने देखा कि यह एक छोटी सी नोटबुक थी, जिसकी चमकीली भूरे रंग की कवर और किनारे घिस चुके थे। यह बहुत अच्छे से छिपी हुई थी, जो उसने समझाया, एक डीली फर्श की पट्टी के नीचे, बिल्कुल आर्यन के बिस्तर के नीचे, एक जगह जो सिर्फ वही जानती थी। उसने नोटबुक के कवर पर एक चिन्ह दिखाया, 2 अर्धचंद्रों के बीच एक आंख। जॉस ने सावधानी से दस्ताने पहनकर पन्नों को धीरे धीरे पलटा। अंदर हाथ से लिखी गई लाल स्याही की पंक्तियां थीं, जिनमें अजीब प्रतीकों के साथ तिथियां और नाम थे। कुछ पन्नों पर जड़ी बूटियों और रासायनिक पदार्थों के फॉर्मूलों का विवरण था। मुझे एहसास हुआ कि शायद वही वह नुस्खा था जिसे मुझे पिलाया गया था। वहां पहले से ही दिए गए मेहमानों की एक सूची थी, जिनके संपत्तियों का अनुमान था। वे ऐसे नाम थे जिन्हें मैं नहीं जानती थी, लेकिन उस पल मुझे उनके साथ एक दुखद संबंध महसूस हुआ। लेकिन अंतिम पन्ना मुझे जड़वत कर गया। एक खौफनाक शीर्षक के नीचे लिखा हुआ, अनुष्ठान शुद्धिकरण का अंत, एक पंक्ति स्पष्ट और सुव्यवस्थित अक्षरों में लिखी थी। अर्पण आर्यन माथुर, समय 00, पूर्णिमा की रात, शुक्रवार 1 दिसंबर, स्थान खाई। मेरी रक्त की गति थम गई। रोजा के घर में लटका कैलेंडर। आज बुधवार है। हमारे पास केवल 2 दिन हैं। 2 दिन मेरे बेटे को एक भयानक बलि के अनुष्ठान से बचाने के लिए। कहाँ है वो घाटी? मैंने कांपती आवाज में पूछा, खुद को पहचानने में असमर्थ। यह शहर के बाहर एक पुरानी घाटी है, जहाँ सालों से एक खदान बंद पड़ी है, आर्यन ने दृढ़ता से जवाब दिया। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ बिना किसी की जानकारी के गंदे काम किए जा सकते हैं। उसने मुझे नजर से देखा, लेकिन उसमें गहरी सहानुभूति भी थी। अब हमारे पास सब कुछ है, समय, स्थान और एक बेजोड़ सबूत। उसकी एक्टिंग ने हमें इसका चाबी दे दिया। उसने एक पल रुक कर कहा, अब पर्दा गिराने का समय है ऐश्वर्या। शुक्रवार की रात, पूर्णिमा के नीचे। घर में हवा इतनी भारी थी कि इसे छूना भी मुश्किल लग रहा था। जिमेना पहले से ज्यादा चिंतित लग रही थी। वह लगातार दीवार घड़ी को देख रही थी, अपने ब्लाउज के किनारे को अंगुलियों से मरोड़ते हुए,
और कभी-कभी खिड़की से बाहर झांकते हुए जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रही हो। वह अब खाना बनाते समय गुनगुनाना भी बंद कर चुकी थी। घर में अजीब सी खामोशी थी। रात के 9 बजे जैसे हर बार उसने मुझे कैमोमाइल चाय की एक कप दी, लेकिन इस बार उसने उसे मेज पर नहीं रखा और चली गई। वह वहीं खड़ी रही, मुझे देख रही थी। जल्दी चाय पीजिए और आराम कीजिए। माँ, आज आप कुछ थकी हुई लग रही हैं। उसकी आवाज में कुछ अलग था, एक छिपी हुई अर्जेंसी। मैंने चाय की कप ली। मेरी बूढ़ी हाथ पूरी तरह से स्थिर थे। मैंने उसकी आंखों में देखा, एक आखिरी मुस्कान बनाने की कोशिश करते हुए। धन्यवाद बेटी। मैंने कप को होंठों के पास लाया, चाय का एक घूंट लेने का नाटक किया, जबकि कैमोमाइल की परिचित खुशबू, जो विश्वासघात की तरह थी, मेरी नाक में घुस गई। फिर जब वह मुड़ी, मैंने वही इशारा किया जो अब आदत बन गया था। मैंने बाकी चाय फर्न की गमले में डाल दी। इस बार हवा में सिडेटिव की खुशबू और भी तेज थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। इसके उलट मैं पहले से ज्यादा सतर्क महसूस कर रही थी। मैं अपने कमरे में गई, बोरिंग का नाटक किया। मैंने उसे शुभ रात्रि कहा और लाइट बंद कर दी, लेकिन मैं सोई नहीं। मैं बिस्तर पर बैठी रही, अंधेरे में, किसी भी छोटे से आवाज के लिए ध्यान से सुनते हुए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, न कि डर से बल्कि उम्मीद में। रात के 11 बजे मैंने नीचे एक खड़खड़ाहट सुनी। मैंने अपनी आंखें तिरछी कीं और बेडरूम के दरवाजे की दरार से देखा। एक साया चल रहा था। जिमेना पूरी काले कपड़ों में चुपचाप मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। दरवाजा धीरे से खुला और बंद हुआ, लगभग बिना आवाज के। सांप अपनी बिल से बाहर निकल आया। जैसे ही मैंने उसकी गाड़ी का इंजन शुरू होते और दूर जाते सुना, मैं बिस्तर से कूद गई। मैंने कपड़े बदलने में समय बर्बाद नहीं किया। मैं अपनी फ्रॉक्स में दौड़ती हुई बाहर निकली और रात की ठंडी हवा में चली गई। एक अंधी सेडान बिना आगे की लाइट के कोने से आकर मेरे सामने रुक गई। पीछे का दरवाजा खुला। आर्यन स्टीयरिंग व्हील पर था। उसकी छवि अंधकार में जैसे पत्थर की तरह दिख रही थी। "छड़िए, ऐश्वर्या।" हमने जिमेना की गाड़ी का पीछा किया, एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए, केवल उसकी पीछे की लाल रोशनी के चमक पर निर्भर करते हुए। हमने रोशनी वाले मोहल्ले को छोड़ दिया और हाईवे पर चले गए जब अचानक वह एक संकरे कच्चे रास्ते पर मुड़ा, जो अंधेरे और सुनसान खेतों से होते हुए बाहर जा रहा था। गाड़ी लगातार कुदरत के झटके खा रही थी, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मेरी नज़र उस दूर होती लाल बिंदु पर थी। अंततः वह बिंदु रुक गया। गाड़ी एक गहरे खड्ड के सामने रुकी, जो पूरी तरह से अंधेरी थी। वो घाटी, आगे एक पथ था जो पुराने और जर्जर घरों के एक समूह की ओर जाता था, जैसे एक पुरानी खदान की भूतिया जगह। लेकिन इस रात उन घरों में से एक मोमबत्तियों की लाल रोशनी से जगमगा रहा था, जो चट्टानों पर विकृत भूतियां छायाएं डाल रहा था, जो नाच रही थी। आर्यन ने इंजन बंद कर दिया और हम कुछ झाड़ियों के पीछे छिप गए। उसने मुझे दूरबीन दी। मेरा हाथ दृश्य देखकर कांपने लगा। 20 से ज्यादा लोग काले चादरों में एक बड़े घेरे में खड़े थे। बीच में एक लकड़ी के खंभे से बंधा था आर्यन। मेरा बेटा एक पतली सफेद कपड़े में, सिर झुका हुआ, एक खाली आकृति की तरह, एक बिना आत्मा के शरीर जैसा। जिमेना पास आई और चुपचाप घेरे में शामिल हो गई। उनमें से एक, जो नेता की तरह लग रहा था, ने बाकी से ऊंची टोपी पहनी थी और अजीब मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज रात में गूंज रही थी, एक सिहरन पैदा करने वाली, अमानवीय। आर्यन ने रेडियो उठाया। "सभी टीमें तैयार, मेरी सिग्नल का इंतजार करें।" फिर उसने मुझे देखा। उसकी गहरी और दृढ़ आवाज थी, "तैयार हैं?" मैंने सिर हिलाया, अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से दबाई कि वे सफेद हो गईं। अब मुझे केवल एक उग्र गुस्सा महसूस हो रहा था। नीचे नेता ने मोमबत्तियों की रोशनी में एक चमचमाता चाकू उठाया। धार चांदनी की रोशनी में ठंडी और घातक थी। वह आर्यन के करीब आने लगा। उस क्षण आर्यन ने रेडियो पर चिल्लाया, उसकी आवाज रात को चीरते हुए, "अब! तुरंत!" अंधकार रोशनी और विस्फोटों से टूट गया। छिपे पुलिस गाड़ियों की तेज रोशनी। पाइन स्ट्रीट नंबर 14 पर एक अंधेरी रात थी।
ऐश्वर्या ने अपने घर के बाहर दियों की रोशनी से सुरक्षा की कोशिश की। अचानक तेज आवाजें गूंजने लगीं, जैसे सायरन हर दिशा से आ रहे हों। पुलिस! एक आवाज गूंजी। सब हाथ ऊपर करो। अंधेरे में छिपे लोगों की परछाइयां एकदम से बिखर गईं, जैसे चींटियां अपने छत्ते से भाग जाएं। वे चिल्ला रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे। पुलिस के जवान और गुप्त एजेंट हर कोने से अंदर आए। ऐश्वर्या ने देखा कि आर्यन, उसका बेटा, एक बाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी निगाहें उस पर थीं जब एक पुलिस वाले ने उसे गिरा दिया। आर्यन का एक पूजा का चाकू जमीन पर गिर पड़ा, जिससे एक तेज आवाज आई। ऐश्वर्या ने किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया। उसने कार का दरवाजा खोला और बिना चप्पल पहने, सिर्फ अपने रात के कपड़ों में, दौड़ते हुए मिट्टी और पत्थरों पर चल पड़ी। उसका ध्यान सिर्फ उस सफेद साया पर था जो बाड़ के बीच में था। वह आर्यन के पास पहुंची और अपने कांपते हाथों से उसे बांधने वाली रस्सियां खोली। उसने आर्यन को गले लगाया, महसूस किया कि उसका शरीर कांप रहा है। आर्यन, मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम ठीक हो? उसने धीरे धीरे पूछा। आर्यन ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में एक खोई हुई सी चमक थी। बहुत समय बाद उसने पलक झपकाई, जैसे कि वह एक बुरी नींद से जाग रहा हो। उसकी एक लाग्रिमा, जो ढलती हुई थी, उसकी गाल पर बह निकली। माँ! उसने एक कमजोर आवाज में कहा। यह आवाज ऐश्वर्या के लिए सबसे मधुर थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। रात की भयावहता खत्म हो गई थी। पुलिस स्टेशन की ठंडी सफेद रोशनी में ऐश्वर्या एक छोटे से कमरे में बैठी थी, जहां एक महत्वपूर्ण गवाह, एक दुबला आदमी, अपनी कहानी सुना रहा था। उसके पास जोसेफ चुपचाप बैठा था। उसका साथ एक ठोस सहारा था। उस आदमी की हर बात एक भयानक पहेली का टुकड़ा थी। जब सब जोड़कर देखा गया तो यह और भी भयानक था। पता चला कि उनका असल प्लान ऐश्वर्या के अपने घर में आर्यन का अंतिम शुद्धिकरण समारोह करना था। उन्होंने कई रातों तक इसका अभ्यास किया था, जब वह चाय के प्रभाव में गहरी नींद में थी। वे चाहते थे कि उनका घर बलिदान का स्थान बने, लेकिन जब तक वे उसे नशे में डाल नहीं देते, तब तक वे असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उनका घर एक भीड़भाड़ वाले इलाके में था, जहां एक अजीब आवाज या रोशनी आसानी से संदेह पैदा कर सकती थी। इसलिए उन्होंने आर्यन को एक और सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया। लेकिन उस पहली रात कुछ अप्रत्याशित हुआ। आर्यन बुखार में तप रहा था। ऐश्वर्या ने देखा कि उसकी मां के रूप में जिम्मेदार जिमेना को बिना किसी संदेह के छोड़ना मुश्किल था। सांप्रदायिक सदस्यों ने जब जिमेना से संपर्क नहीं कर सके, तो वे खतरों को उठाने का निर्णय लेते हुए आर्यन को पड़ोस में वापस लाने की कोशिश की। जब दादी लता, जो रात भर जागती थीं, खिड़की से बाहर देखती है, तो उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। एक समूह हिजाबदारी आर्यन को खींच रहा था। वह तुरंत डर गई और ऐश्वर्या को फोन किया। जब ऐश्वर्या ने झरोके से देखा, तो उसने पाया कि जो खिड़की के पास था, वह आर्यन नहीं था, बल्कि एक व्यक्ति था जो यह देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक जब उसकी उपस्थिति झरोखे पर दिखाई दी, तो उन्होंने पुलिस को फोन किया, जिसने उन्हें पूरी तरह से भयभीत कर दिया। वे समझ गए कि उनकी पहचान हो गई है। उन्होंने आर्यन को जल्दी से ले जाकर अंधेरे में गायब हो गए। जिमेना, जिसने बुखार को कम करने के बाद अपने नाटक को पूरी तरह से निभाया, उसने सब कुछ खारिज कर दिया। उसने ऐश्वर्या को समझाने की कोशिश की कि वह केवल भ्रम देख रही है, जबकि वास्तविकता को छिपाने की कोशिश कर रही थी। ऐश्वर्या ने कभी नहीं सोचा था कि जिमेना की यह दिखावटी शांति, जो पूरी तरह से निरर्थक थी, उसे संदेह में डाल देगी। आर्यन को सीधे घाटी से अस्पताल ले जाया गया। उसका बेटा, जो पहले स्वस्थ और जीवन से भरा था, अब खोई हुई आंखों के साथ बैठा रहता था। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि उसे गंभीर मानसिक आघात लगा है। ठीक होने की प्रक्रिया आसान नहीं होगी। डॉक्टर ने कहा कि यह एक कठिन यात्रा होगी, लेकिन उसने ऐश्वर्या को एक सहानुभूतिपूर्ण नज़र से देखा। शुक्र है कि माँ का प्यार उसे समय पर वापस लाने में मददगार रहा। कुछ महीने बाद जब समय फिर से चलने लगा, तो मुकदमा शुरू हुआ।
पूरा मोहल्ला हलचल में था। ऐश्वर्या अपने पुराने घर में बैठी थी, जो कभी एक शांत निवास था, अब खबरों का केंद्र बन गया था। दादी लता और आर्यन उसके साथ उस समय की घटनाओं के बारे में सोच रहे थे, जब उस दिन सब कुछ बदल गया। ऐश्वर्या ने सुना कि जिमेना और उसके साथ 8 अन्य लोग, जिन्हें खूनी साया कहा जाता था, अदालत में आरोपों का सामना कर रहे थे। वे अपहरण, अवैध रूप से स्वतंत्रता छीनने, ठगी, जानबूझकर चोट पहुंचाने और एक आपराधिक संगठन के संचालन के आरोपों का सामना कर रहे थे। ऐश्वर्या ने पीड़ितों के परिवार के लिए आरक्षित पहली पंक्ति में बैठकर सुना। उसके पीछे फुसफुसाहटें, कैमरों के क्लिक और जिज्ञासु नजरें थीं, लेकिन वह कुछ नहीं सुन रही थी। उसकी नज़र उस महिला की पीठ पर थी, जिसने कभी उसे माँ कहा था। जब सज़ा सुनाई गई, जो जीवन भर की जेल की सज़ा के रूप में थी, तो अदालत में एक गहरा सन्नाटा छा गया। उसने जिमेना की ओर देखा और जिमेना ने भी उसे देखा। उनकी नज़रें एक दूसरे से मिलीं। जिमेना की आंखों में न तो पछतावा था, न दर्द, केवल एक भयावह खालीपन, और उस खालीपन में उसके प्रति नफरत की एक चिंगारी थी। ऐश्वर्या ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। न आंसू थे, न विजयी संतोष, केवल एक गहरी ठंड थी। वह ठंड उन लोगों के लिए थी जिन्होंने उसके घर में प्रवेश किया, उसके भोजन का सेवन किया, उसके पोते का ध्यान रखा और फिर उसके परिवार को अंदर से नष्ट कर दिया। जैसे ही अदालत का दरवाज़ा बंद हुआ, जिमेना और उसके सहयोगियों को उन अंतहीन सजाओं के तहत दफन कर दिया गया। ऐश्वर्या ने फैसला किया कि वह उस घर में लौट नहीं सकती। उसने तुरंत उसे बेचने का फैसला किया। वह एक दिन भी वहां नहीं रहना चाहती थी। वह उस विश्वासघात और धोखे से भरे वायु को नहीं सहन कर सकती थी। वह घर अब एक घर नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी के सबसे बुरे दुःस्वप्न का मूक गवाह बन चुका था। हर कोना चीख रहा था, एक भयावह याद को उजागर करते हुए। आधी रात को तेज घंटी, दरवाजे पर जोरदार दस्तक, दरवाजे की खिड़की से झलकती भूतियां छवि, ये सब उसकी यादों में एक मिटने वाली दाग बन गए थे। उन्होंने उस शोरगुल वाली शहर को छोड़ दिया, जहां हर जगह जिज्ञासु नजरें और तरस भरे फुसफुसाहटें थीं। ऐश्वर्या ने घर की बिक्री से मिली रकम और अपनी जिंदगी की बचत का एक हिस्सा लगाकर एक शांत समुद्री गांव में एक छोटी सी घर खरीदी। वह वही जगह थी जहां उसने आर्यन को बचपन की छुट्टियों में लाया था, जहां उसने पहली बार समुद्र देखा था और लहरों के स्पर्श पर हंस पड़ा था। उनका नया घर साधारण था, सफेद दीवारों वाला, नीले टाइलों की छत वाला और एक छोटे से लकड़ी के बालकनी से सीधे विशाल महासागर का दृश्य था। परिवेश का यह बदलाव एक अद्भुत प्रभाव डाल रहा था, जैसे कोई दवा जो किसी डॉक्टर ने नहीं दी। समुद्र की ताजगी भरी हवा पुरानी दुःस्वप्नों को धो रही थी। लहरों की निरंतर आवाज ने उसके भयानक यादों की जगह ले ली। आर्यन, जो कुछ समय तक मनोवैज्ञानिकों की मदद ले रहा था, फिर से हंसने लगा। उसकी हंसी अब संकोची नहीं थी, बल्कि स्पष्ट और तेज थी। वह फिर से पढ़ने लगा, लेकिन अब वह बोरिंग अर्थशास्त्र की किताबें नहीं, बल्कि समुद्र और दूर देशों की यात्रा पर आधारित उपन्यास पढ़ रहा था। कभी-कभी वह गांव के पुराने मछुआरों के साथ मछली पकड़ने जाता था। उसकी त्वचा धूप और समुद्री हवा से भूरी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में वह खालीपन अब नहीं था। जीवन फिर से लौट आया था। कभी-कभी सप्ताहांत पर रोजा और जोस कार से उनसे मिलने आते थे। वे बालकनी में बैठकर चाय पीते और समुद्र पर सूर्यास्त को देखते। एक बार जोस ने कहा, क्या तुम जानती हो ऐश्वर्या, तुम्हारे घर में मिले नोटबुक और लोगों के गवाहियों की वजह से पुलिस ने कई अन्य शाखाओं को नष्ट कर दिया है। कई और परिवार तुम्हारी तरह की त्रासदी से बच गए हैं। उनके शब्दों ने उसके दिल के बोझ को थोड़ा हल्का किया। कम से कम उसके परिवार का दर्द किसी काम आया था। उसने दूसरों के लिए एक चेतावनी की रोशनी जलाई थी। हर सुबह वह बहुत पहले उठती, सूरज निकलने से पहले। अब उसे अंधकार से डर नहीं लगता। वह रात के शोर पर नहीं कूदती। वह नंगे पैर आर्यन के छोटे से बगीचे की ओर जाती और अपनी हाथों से ताजे पुदीने के पत्ते चुनती। वह चाय बनाने के लिए चाय की केतली निकालती।
बीते दिनों की जहर भरी मंजिली की बातें छोड़ दे। धोखों और विश्वासघातों से भरी हुई यह मेरा चाय है, एक नए शुरुआत की चाय, जिसमें धरती की ताजगी और मेरे बेटे की मेहनत की खुशबू है। मैं एक कप चाय बनाकर बालकनी में ले जाती हूँ और मौन में देखती हूँ कि मेरे सामने क्या है। सुनहरी बालू पर आर्यन और मयूर एक साथ महल बना रहे हैं। मयूर की साफ हंसी लहरों की सरसराहट के साथ मिलकर शांति की एक सिम्फनी बना रही है। आर्यन अपने बेटे को टॉवर बनाना सिखाता है। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है जो वापस आ गई है। दरवाजे पर ऑन कीज़ों बजे हुई दस्तक हमेशा मेरे अतीत का एक हिस्सा रहेगी। यह एक दुःस्वप्न है जिससे मैं बच गई। यह निशान कभी पूरी तरह मिटेगा नहीं। लेकिन अब जब मैं अपने बेटे और पोते को सुबह की उज्जवल रोशनी में सुरक्षित देखती हूँ, प्यार और समुद्र की लहरों की नरम आवाज के बीच, मुझे पता है कि उस दुःस्वप्न ने मुझे हरा नहीं पाया। उसने मुझसे मेरी सबसे मूल्यवान चीज नहीं छीनी। हमने अपनी खुद की सुबह पाई। मैंने नरक को पार किया और अपनी कहानी बताने के लिए जीवित रही। एक शिकार की तरह नहीं, बल्कि एक माँ की तरह जो हार नहीं मानी। मैंने अपनी खुद की याददाश्त पर संदेह करना शुरू कर दिया। मुझे पैरानॉइड कहा गया। मैं अपने परिवार के भेष धारण किए भेड़ियों के बीच अकेली थी। लेकिन माँ की अनुभूति और सच पर विश्वास ने मुझे अंधेरे में कदम दर कदम आगे बढ़ाया। मैं उन सभी लोगों से बात करना चाहती हूँ जो चुपचाप सहन कर रहे हैं, जो अपने ही घर में हेरफेर का शिकार हो रहे हैं। सवाल पूछना मत छोड़ो। एक झूठी शांति को अपनी सोच को धुंधला करने मत दो और कभी भी अपनी आवाज को मत खोना। सबसे अच्छा खलनायक वही होता है जो एक परफेक्ट अच्छे इंसान की तरह काम करना जानता है। अपनी अंतर्दृष्टि पर विश्वास करें और अगर कभी आपको लगे कि आपके चारों ओर सब कुछ बहुत शांत है, बहुत व्यवस्थित है, बहुत परफेक्ट है, तो शायद यही वह समय है जब आपको फिर से खुद को सुनने की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि कभी-कभी चुप्पी सच की सबसे मजबूत आवाज होती है। इस कहानी में नाम और स्थानों को उन लोगों की पहचान की रक्षा के लिए बदला गया है। क्या हम इसे जज करने के लिए साझा कर रहे हैं या उम्मीद के साथ कि कोई सुने और सोचने के लिए रुके कि कितनी माएं अपने घर में चुपचाप सहन कर रही हैं? क्या मैं सच में सोचती हूँ कि अगर आप मेरी जगह होते, आप क्या करते? क्या आप शांति बनाए रखने के लिए चुप रहते या सब कुछ का सामना करने का साहस दिखाते ताकि अपनी आवाज वापस पा सके? मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ इस दर्द भरी कहानी के बारे में, या कोई सुझाव जो आपके पास हो ताकि हम अपने सामग्री को सुधार सकें। भगवान हमेशा आशीर्वाद दे और मैं दृढ़ता से मानती हूँ कि साहस हमें बेहतर दिनों की ओर ले जाएगा। फिलहाल अंतिम स्क्रीन पर मैं आपको चैनल की 2 सबसे प्रिय कहानियों के बारे में बताऊंगी। मुझे यकीन है कि आपको ये हैरान कर देंगी। इस समय तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद।